स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th की सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 4। इसका नाम है न्यू बिगनिंग्स, सिटीज एंड स्टेट्स। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था आपको पूरा हिंदी में, उसका फर्स्ट पार्ट बनाया था और अभी हमारा चैप्टर बच गया था क्योंकि वो बहुत लंबा था। तो आज हमने उसका पार्ट 2 बनाया है। ठीक है, इसमें मैं आपको पूरा चैप्टर फिर से एक्सप्लेन करूँगी जो बचा हुआ है, और पार्ट 3 में मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स लेके आऊँगी, तो देखना मत भूलना। ठीक है, तो हमने मोर इनोवेशन से अब स्टार्ट करना है। द एज ऑफ द जनपदास एंड महाजनपदास वॉज एन एज ऑफ प्रोफाउंड चेंज विच वुड इम्पैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन अंटिल प्रेजेंट टाइम्स। तो वो कह रहे हैं जो भी जब जनपद और महाजनपद हमारे जब बने थे, उनमें जब हमारा सेकेंड अर्बनाइजेशन आ गया था, उनमें काफ़ी चेंजेस आए थे। तो वो चेंजेस ने इम्पैक्ट किया हमारी सिविलाइजेशन को। आज तक भी वो चीज़ें हमें इम्पैक्ट कर रही हैं। In the chapter India's cultural roots in grade 6, we saw the emergence of several new schools of thought, जैसे वैदिक, बुद्धिस्ट, जैन in particular and the respective literature। तो हमने देखा था चैप्टर नंबर जो ग्रेड 6 में आपने चैप्टर किया था इंडियन कल्चरल रूट्स वाला, उसमें हमें पता लगा कि बहुत सारे नए नए रिलीजन्स आ गए। जैसे ये आपका वेदास आए उसमें, फिर सबसे एंशियंट वेद हमारा ऋग्वेद है। फिर बुद्धिस्ट ने अपनी टीचिंग्स फैलाई, उन्होंने अपनी प्रीचिंग्स फैलाई पूरी दुनिया में। बुद्धिस्ट ने जैनिज़्म आया फिर उसके बाद, एंड उनके लिटरेचर्स आए, मतलब उन्होंने जो जो प्रीचिंग्स करी उनकी बुक्स आई। ना दो स्कूल disseminated their teaching and literature through scholars, monks and nuns traveling across the India। तो मतलब ये जो बुद्धिस्ट और जैनिज्म बने हुए थे, उन्होंने अपनी टीचिंग्स को पूरी दुनिया में फैलाया, है ना। कैसे फैलाया? अलग अलग स्कॉलर्स थे जो बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, जो पढ़ते थे इन लिटरेचर को। वो लोग दूसरे देशों में गए, उन्होंने वहाँ पर उन दूसरे लोगों को इनके बारे में बताया कि बुद्धिज़्म क्या है, जैनिज्म क्या है। मॉन्क्स आपको पता है, वो रिलीजियस लोग होते हैं, रिलीजियस मैन होते हैं जिन्होंने दुनियादारी छोड़ दी है। वो अपने आप को पूरी तरह स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो कर चुके हैं समर्पित, और उन्हें वर्ल्डली चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। वो प्रीचिंग्स करते हैं अपने धर्म के बारे में। जैसे बुद्धिस्ट है तो बुद्धिस्ट मॉन्क होगा, वो अपने बुद्धिज़्म के बारे में लोगों को बताएगा। जैन मॉन्क जो है जैनिज़्म के बारे में बताएगा, इस तरीके से। ओके, और नन्स भी ऐसी ही होती हैं, जो ये सब लोग दूसरों की ही सेवा में लगे रहते हैं और बहुत अलग अलग जगह पे ट्रैवल करते हैं और अपनी टीचिंग्स को सबके तक पहुंचाते हैं और सबकी लाइफ इजी बनाने की कोशिश करते हैं। नाउ इसके बाद और पीपल अंडरटेकिंग पिलग्रिमेजेस, या और कहाँ से उन्होंने अपनी स्टडी को दूसरों तक पहुंचाया था? पीपल जो कि पिलग्रिमेजेस के लिए जाते हैं, मतलब जो कि होली प्लेसेस पे जाते हैं, जैसे मक्का मदीना पे जाते हैं, या किसी भी रिलीजियस जगह पे जो लोग जाते हैं, प्रेयर्स ऑफर करते हैं। बेसिकली जो लोग ट्रैवल करते हैं सेक्रेड प्लेसेस पे, उसको ही हम कहते हैं पिलग्रिमेजेस। ओके, नेक्स्ट लाइन, इंडियन आर्ट ऑल्सो अंडरवेंट अ रेन्यूअल, इट विल ब्लॉसम इन द एज ऑफ एम्पायर्स। तो जो उस टाइम पे जो इंडियन आर्ट थी, जो आपकी क्राफ्टमैनशिप थी, वो भी बहुत ज़्यादा, उसमें भी रिन्यूअल आए, उसमें भी चेंजेस आए। अर्बनाइजेशन डज नॉट हैपन विदाउट टेक्नोलॉजीज। तो जो अर्बनाइजेशन हुआ, सेकेंड अर्बनाइजेशन हमारा, वो टेक्नोलॉजी के बिना नहीं हुआ था। Let us remember that Harappan civilization mastered copper and bronze metallurgy। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, हड़प्पन लोग थे, वो उनको इतना तो आता था कि वो कॉपर और ब्रॉन्ज कैसे निकाले। मेटलर्जी का मतलब क्या होता है? आप जब मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर से, हाँ, तो वो भी आप डिटेल में पढ़ेंगे साइंस के चैप्टर में। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं मेटलर्जी। तो लेकिन उनको सिर्फ कॉपर और ब्रॉन्ज की मेटलर्जी के बारे में मालूम था, आयरन उन लोगों ने यूज़ नहीं किया था। अब सेकेंड अर्बनाइजेशन में क्या हुआ, इन लोगों ने आयरन भी यूज़ करना शुरू कर दिया। आयरन को एक्सट्रैक्ट करना पहले मुश्किल था, अब उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई थी, तो वो आयरन को भी एक्सट्रैक्ट कर पा रहे थे, और धीरे धीरे उन्होंने आयरन के चीज़ों को भी बनाना शुरू कर दिया, बट उसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो नाउ in the second urbanization, a major shift in technology involved iron metallurgy। तो second urbanization में आपकी iron metallurgy आ गई, iron को extract करना आ गया। In several regions of India, the techniques of extracting and shaping iron were actually perfected from the early second millennium BCE। तो देखो, मिलेनियम जो होता है आपका, वो 1000 ईयर्स का होता है। तो सेकेंड मिलेनियम BCE कहाँ से शुरू होएगा आपका? 2000 BCE से लेके 1001 BCE तक। सो अर्ली पार्ट ऑफ मिलेनियम हमारा क्या हो जाएगा?
2000 BC से टू अराउंड 1500 BC। तो इस टाइम पे जो अर्ली पार्ट था मिलेनियम का, इस टाइम के उन्होंने मेटल को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था। जो आपके हिमालयस के फुटिल से वहाँ पे आपके मेटल्स के ओर थे, आपके आयरन के ओर थे, वहाँ से उन्होंने एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था और उससे आयरन को शेप करना भी स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए टाइम लगा उनको, और सेंचुरीज लग गई। तो ये जो आपका अर्ली पार्ट ऑफ मिलेनियम था ना, इसमें क्या हुआ, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो एकदम डिक्लाइन हो चुकी थी, और जो आपका न्यू रीजनल कल्चर, न्यू सेटलमेंट्स आ रहे थे, आपने देखा ये सेकेंड अर्बनाइजेशन आ रहा था, और जो यूज था आयरन टूल्स का वो बिगनिंग हो गई थी उसकी। तो हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया यहाँ तक। अब हम चलेंगे, चलो आगे। By the end of second millennium BCE, iron tools had become widespread, facilitating agriculture on bigger scale. तो जब तक मिलेनियम की आप लेट मिलेनियम में पहुंचे, तब तक जो आयरन टूल्स थे वो डेवलप हो चुके थे, और उन्होंने एग्रीकल्चर में भी आयरन टूल्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। Iron also made better weapons than bronze, lighter and sharper. स्वॉर्ड, स्पीयर, एरोज, शील्ड एक्सेट्रा। तो आयरन से उन्होंने वेपन्स भी बनाने शुरू किए, और वो वेपन्स जो थे वो ज़्यादा स्ट्रांग थे एज कम्पेयर टू ब्रॉन्ज या फिर कॉपर। उन्होंने उससे क्या क्या बनाया, स्वॉर्ड मतलब तलवार, स्पीयर मतलब आपका भाला, एरोज आपको पता ही है तीर जो होते हैं, और शील्ड्स जो प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें उन्होंने आयरन से बनाई, और ये बेटर थी कॉपर और ब्रॉन्ज से। As it happened, there is some evidence of warfare between neighboring महाजनपदास। तो अभी ये हुआ, तो इसका एक ये हमें एविडेंस की तरह मिले कि वहाँ पे महाजनपद जो बन चुके थे काफ़ी सारे, उनके बीच में ही वॉर होनी शुरू हो गई थी, लड़ाई होनी शुरू हो गई थी। सब में आपसी मतभेद हो जाते हैं, तो वहाँ पे लड़ाई होनी शुरू हो गई, तब उन्होंने शायद इन वेपन्स का इस्तेमाल किया होगा। हाउ फ्रीक्वेंट और हाउ इंटेंस इट वॉज, ऑफकोर्स इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेल। तो वो लड़ाई कितनी करते थे, मतलब कितनी जल्दी जल्दी लड़ाइयाँ करने लग जाते थे, ये हम सब नहीं बता सकते। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि वहाँ पे आयरन वेपन मिले, और उनकी वजह से ये प्रूव होता है कि वहाँ पे लड़ाइयाँ वगैरह होती थी। सच मिलिट्री कैंपेन्स बट ओकेजनली अलायंसेज टू गेव राइज टू न्यू किंगडम एंड एम्पायर्स विच वी विल टर्न टू लेटर इन आवर जर्नी। तो वो बोल रहे हैं ऐसे मिलिट्री कैंपेन जो हुए और अलायंसेज, इनकी वजह से नए नए किंगडम्स आ गए। ठीक है, तो हम लेटर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Another innovation was the first use of coins in India, made necessary by growing trade. अब क्योंकि वहाँ पे ट्रेड इंक्रीज हो रहा था, लोग सामान इधर से उधर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे, तो उसकी वजह से वहाँ पे उन्हें करेंसी निकालनी पड़ी, और फर्स्ट टाइम इंडिया में कॉइन्स का इस्तेमाल किया गया। वेरी सून द कॉइन्स वर एक्सचेंज्ड अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स एंड इवन विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत जल्दी वो कॉइन्स होते हैं उन्होंने एक्सचेंज करने शुरू कर दिए अलग अलग रीजन्स में, और अलग अलग पार्ट पूरे देश में वो लोग अपने कॉइन्स यूज़ करने लग गए, देश के बाहर भी यूज़ करने लग गए, ऑल अराउंड द वर्ल्ड भी यूज़ किया। ठीक है, करेंसी आ गई उनके पास अब। द फर्स्ट इंडियन कॉइन्स वर मेड अप ऑफ सिल्वर, अ सॉफ्ट मेटल इनटू विच सिंबल्स कुड बी पंच्ड, दे आर कॉल्ड पंच मार्क्ड कॉइन्स। तो उन्होंने पहला जो कॉइन था वो अपना चांदी का बनाया, जिससे कि वो आराम से उसके ऊपर अपने अक्षर या कुछ सिंबल्स उनको जो करने थे, पंच मतलब उसके ऊपर इम्प्रिंट करने थे, वो उन्हें आराम से सिल्वर पे हो गए। तो उन्होंने उसको क्या बोला, पंच मार्क्ड कॉइन्स, उसका नाम हो गया पंच मार्क्ड कॉइन। लेटर द कॉइन ऑफ कॉपर, गोल्ड एंड अदर मेटल्स वर ऑल्सो मेड। धीरे धीरे उन्होंने कॉइन्स बनाए, किसके, कॉपर के बनाए, गोल्ड के बनाए, और बाकी किसी और धातु के भी बनाए। Generally, a Mahajanpad issue its own coins, but coins from neighboring regions were used as well as exchanged in trade. अब क्या हुआ, उन्होंने महाजनपदास होते उन्होंने अपने खुद के कॉइन्स बनाए, और लेकिन वो नेबरिंग रीजन के जो कॉइन्स हैं उनसे एक्सचेंज भी करते थे। ठीक है ना, वो ट्रेड कर रहे हैं, वो उन्होंने उसको कुछ सामान दिया तो उन्होंने उनको कॉइन्स दिए, उन्होंने सामान लिया, तो इस तरह से उनके एक्सचेंज हो रहे थे कॉइन्स भी। अब हम करेंगे लेट्स एक्सप्लोर। इसके अंदर फिल अप द फॉलोइंग टेबल विद येस और नो इन ईच स्क्वायर विच प्रोवाइड्स एन इंटरेस्टिंग कंपैरिजन बिटवीन दीज टू फेजेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। जो आपका पहला फेज आया, पहला अर्बनाइजेशन हुआ, दूसरा अर्बनाइजेशन हुआ, इसमें आपको बताना है कौन कौन सी चीज़ें जो है वो सही हैं और कौन सी चीज़ें आपकी गलत लिखी हुई। तो वो बोल रहे हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो क्या वो गंगा प्लेन्स में थी, नहीं, वो इंडस वैली थी, इंडस रिवर के पास थी। जो सेकेंड अर्बनाइजेशन थी, हाँ, वो गंगा प्लेन्स में ही थी। फिर जो दूसरा है मोनेस्ट्रीज, क्या फर्स्ट अपना हड़प्पन सिविलाइजेशन में मोनेस्ट्रीज थी, नहीं, मॉन्क्स, नन्स, ये सब लोग नहीं थे। लेकिन हाँ, सेकेंड अर्बनाइजेशन में मॉन्क्स, नन्स थे, उन्होंने बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इन सब चीज़ों को प्रीच किया था।
लिटरेचर, फर्स्ट में लिटरेचर वो है बहुत कम था, क्योंकि हमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे खुदाई करने से मिली, उनकी चीज़ों को देखकर मिली, और हमने अनुमान लगाया कि यहाँ पर ये सब हुआ होगा। लेकिन सेकंड में हाँ, वहाँ पर लिटरेचर थे ये जैनिज्म, बुद्धिज़्म, इन सब की बुक्स आ चुकी थी। फिर आया आपका ट्रेड। हाँ, ट्रेड हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी होता था और सेकंड अर्बनाइजेशन में तो अच्छे से होता ही था। वॉरफेयर का फर्स्ट अर्बनाइजेशन में हमको ऐसा कोई एक्सकवेशन के थ्रू एविडेंस नहीं मिला, लेकिन सेकंड में यस वॉरफेयर हुई थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वेपन्स बनाए हुए थे आयरन से। कॉपर एंड ब्रॉन्ज, हाँ, फर्स्ट अर्बनाइजेशन में कॉपर एंड ब्रॉन्ज का ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन सेकंड में कॉपर और ब्रॉन्ज का तो करते ही थे, उन्होंने कंटिन्यू रखा था, लेकिन आयरन भी ऐड कर दिया था और आयरन का इस्तेमाल वो ज़्यादा करने लगे थे। तो लास्ट में आयरन जो था वो फर्स्ट में नहीं था, सेकंड में था। अब हम पढ़ेंगे द वर्ना जाति सिस्टम। क्या है ये क्या था? वी सॉ अर्लियर हाउ ह्यूमन सोसाइटीज ग्रू मोर कॉम्प्लेक्स विद द राइज ऑफ सिविलाइजेशन। तो हमने देखा किस तरीके से जो सोसाइटीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती गई। कॉम्प्लेक्स होने का मतलब है कि विलेज की लाइफ जैसे कितनी सिंपल सी होती है, वहाँ पे वहीं पे खाया, वहीं पे पिया, वहीं नदी से पानी लिया, सब काम हो गए। लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जब आप सिटीज़ बनाते हैं, टाउन्स बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, फिर आप उसमें ट्रेड करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, और फिर आप और क्या करते हैं, आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसके थ्रू हर चीज़ गवर्न की जाती है, आपके पास किंग होते हैं, ये सब होता है, तो इसको कहते हैं मोर कॉम्प्लेक्स हो गया वो। Whenever this happens, a society organizes itself in several groups based on class, occupation और some other criteria। तो जब भी डेवलपमेंट हो रहा होता है तो जो ग्रुप्स होते हैं सेम टू सेम, जैसे सेम कल्चर के हो गए, या वो सेम लैंग्वेज बोलते हैं, या सेम रिलीजन के हो गए, तो वो लोग अपने ग्रुप बना लेते हैं। आप लोग ने भी देखा होगा क्लास में, जैसे कभी कभी क्लास में तो नहीं होता होगा ज़्यादा, जैसे सोसाइटीज़ में लोग रहते हैं, तो जो गुजरातीज़ हैं वो गुजरातीज़ के साथ बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो उनके साथ ग्रुप बना लेते हैं। तो ऐसा जब कॉम्प्लेक्स सोसाइटी होती है तो उसमें ग्रुप्स बन जाते हैं, और बेस्ड ऑन क्लास, क्लास का मतलब कि अगर ये अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, वो बहुत ही कम पैसों वाला है, इस टाइप से। ऑक्यूपेशन मतलब जैसे कोई सुनार का काम करता है तो दूसरा भी सुनार का, वो कहता है चल हम दोनों भाई भाई, इस टाइप से हम दोनों ग्रुप बना लेते हैं, हम दोनों की सेम ऑक्यूपेशन है, या कोई भी क्राइटेरिया ले सकते हैं। फॉर इंस्टेंस there could be different groups concerned with governance, administration, religion, education, trade, town planning, farming, craft, art and all kind of other professions। तो वो कह रहे हैं हर एक ग्रुप अलग बन जाता है, ऐसे पढ़ाई का ग्रुप, एजुकेशन का अलग बन गया, रिलीजियस पीपल का अलग बना लिया उन्होंने, वो अपनी रिलीजियस टीचिंग्स प्रीच करेंगे। ट्रेड वालों ने कहा हम तो अलग बनाएंगे, हम बिजनेस मैन है, हम उस बिजनेस क्लास में आते हैं। इस टाइप से सब लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स बना लिए। अब देखो पहले फिगर देखते हैं, इसमें क्या दिखा है ना, पैनल ऑफ सांची स्तूपा। तो ये सांची स्तूपा है, इसके पैनल पे ये सारी फिगर्स बनी हुई हैं जो कि एक मेटलर्जी वर्कशॉप को दिखा रहे हैं कि किस तरह से आपका आयरन उन्होंने एक्सट्रैक्ट करते हैं, किस तरीके से उसको आग में जलाते हैं। देखो ये दो लोग बीच में बैठे हैं, ये लोग आग जला रहे हैं, वहाँ पे मेटल को जो है वो गर्म कर रहे हैं, आयरन को, और इधर ये लोग मेटल को हैमर कर रहे हैं। देखो साइड पे जो आदमी बैठा है वो हैमर कर रहा है। कुछ लोग वहाँ से लकड़ी पानी लेकर आ रहे हैं जिन्होंने अपने कंधे पे लगा रखा है। इस तरीके से उन्हें पूरी एक वर्कशॉप है, ये पढ़ लेते हैं इसको नीचे से। डिपिक्टिंग अ स्मिथी मतलब और मेटल वर्कशॉप वेयर डिफरेंट वर्कर्स बीइंग फायरवुड, वाटर, स्ट्रोक ऑफ फायर, बीट द आयरन सेक्टर, ये सब काम कर रहे हैं। चलो, और ये आपको सेकंड पिक्चर जो दिखाई है ये है पंच मार्क्ड कॉइन्स। हमने देखा था ना सिल्वर के कॉइन्स बने हुए, इनके ऊपर ठप्पा लगाया हुआ है और उसके ऊपर एक इम्प्रिंट सा मतलब प्रिंट सा बन गया, तो इनको हम पंच मार्क्ड कॉइन्स बोलते हैं। ये एंशिएंट टाइम में नॉर्थ इंडिया में इन्होंने यूज़ किया था इसको। अब हम चलते हैं लेट्स एक्सप्लोर में। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी डिवाइड इटसेल्फ इनटू सच ग्रुप्स? थिंक अबाउट सेवरल पॉसिबल फैक्टर वाई दिस हैपन। तो वो कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स सोसाइटी जब हो जाती है तो वो उस ग्रुप्स में क्यों बांट जाती है। तो अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू डिफरेंट ग्रुप्स टू फंक्शन स्मूथली एंड एफिशिएंटली, ताकि आराम से एफिशिएंटली वो काम कर सके, ठीक है ना, एकदम कोई प्रॉब्लम ना आए। अब कोई अगर बंदा है जैसे उसे पढ़ाना है तो वो अपने एजुकेशन वाले डिपार्टमेंट पे ध्यान देगा, जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस करेंगे। अगर सब लोग मिक्स हो जाएंगे तो बहुत हौच पौच हो जाएगी। Here are some reasons why डिवीजन ऑफ वर्क डिवाइड हो जाता है लोगों में, ठीक है, जब ज़्यादा लोग होंगे तो उनमें डिवाइड हो जाता है। डिफरेंट पीपल जो है डिफरेंट जॉब्स करेंगे, जैसे फार्मिंग, टीचर, टीचिंग, रूलिंग, ट्रेडिंग एटसेट्रा। सो ऑल नीड्स ऑफ सोसाइटी आर मेट। दूसरा है स्पेशलाइजेशन।
तीसरा आपका है बेटर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जब आप सोसाइटी को डिवाइड करते हैं तो आप लॉज और गवर्नेंस ये सब भी बनाते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग लोगों को दे सकते हैं। फिर आया आपका ट्रेडिशन एंड कल्चर। सो ओवर टाइम पीपल डूइंग सिमिलर वर्क डेवलप कॉमन कस्टम एंड फॉर्म ग्रुप्स और कम्युनिटीज़। तो वो अलग अलग कम्युनिटीज़ बना लेते हैं, जैसे उनके कल्चर्स वगैरह जैसे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अपने कल्चर्स और ग्रुप के साथ वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। लिस्ट अदर सच प्रोफेशंस यू एक्सपेक्ट इन अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम बीसी। और ऐसे कौन से प्रोफेशन हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि फर्स्ट मिलेनियम बीसी में हुए होंगे। तो वहाँ पे फार्मर्स थे, पॉटर्स, वीवर्स, ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, सोल्जर, प्रीस्ट, मॉन्क्स, बिल्डर्स एंड मैंसन्स। तो ये सब लोग वहाँ पर ज़रूर प्रेजेंट होंगे क्योंकि हमको इनके सबूत मिले हैं, राइट। वो जो क्रॉप्स थी उनका कुछ सबूत मिला है, पॉटर्स ने क्ले पॉट्स बनाए थे वो हमें दिखे, तो आप डिटेल में इस आंसर को देख लेना। और कौन लोग थे वहाँ पे, आर्टिस्ट थे, स्कल्पचर्स थे क्योंकि वहाँ पे हमें स्टैचूज वगैरह भी मिले, माइनर्स थे जिन्होंने मेटलर्जी किया, टीचर्स एंड गुरुज थे जिन्होंने पूरे देश में जैनिज्म बुद्धिज्म फैलाया। अब हमारा आया, इन एन आइडियल सोसाइटी ऑल दोज ग्रुप्स वुड कम्प्लीमेंट ईच अदर एंड वर्क इन हारमोनी। तो एक आइडियल सोसाइटी क्या होती है, जहाँ पे सारे ग्रुप्स एक साथ एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में रह के काम करें, हारमोनियस रिलेशनशिप बनाए, प्यार से काम करें। बट मोस्ट ऑफ द टाइम दिस डिवीजन ऑल्सो लीड टू इनइक्वालिटीज। सम ग्रुप एक्वायर मोर वेल्थ, पावर और इन्फ्लुएंस देन अदर्स। बट कभी कभी क्या हो जाता है, ऐसे ग्रुप्स जब बनते हैं तो कुछ ग्रुप्स जो है वो पावरफुल हो जाते हैं, कुछ जो है बेचारे वो कमज़ोर रह जाते हैं। In other words, while equality is an ideal that human societies have often inspired to, very few, if any, have ever achieved it. तो वो कह रहे हैं लेकिन इक्वालिटी जो होती है आइडल तो है, लेकिन बहुत कम होता है कि वो लोग अचीव कर पाए इस चीज़ को, क्योंकि कोई ना कोई मतभेद आ ही जाता है आपस में। इन इंडिया द सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज इन टू फोल्ड सिस्टम। इंडिया में जो सोसाइटी ऑर्गेनाइज हुई थी टू फोल्ड सिस्टम था। कैसे, दो कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड कर दिया था। एक कैटेगरी थी वो जिसे कहते थे वो जाति, अ ग्रुप और अ कम्युनिटी ऑफ अ पीपल विद स्पेसिफिक प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन क्लोजली टाइड टू देयर लाइवलीहुड। मतलब जो अलग अलग ऑक्यूपेशन थी लोगों की, उनका उन्होंने एक ग्रुप बना लिया जिसको उन्होंने बोल दिया जाति। द स्किल्स दैट डिफाइंड अ पर्टिकुलर जाति, फॉर इंस्टेंस स्किल इन एग्रीकल्चर, मेटलर्जी, कॉमर्स और एनी क्राफ्ट, वॉज जनरली ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तब क्या हुआ, ये जो जाति बन गई जिसमें अलग अलग प्रोफेशन के लोग आ गए, तो वो उन्होंने अलग अलग ऑक्यूपेशन कर लिया। कोई फार्मर बन गया, कोई ब्लैक स्मिथ बन गया, कोई मतलब कोई अपना एजुकेशन से रिलेटेड बन गया, कोई प्रीस्ट बन गया। इस टाइप के उन्होंने ग्रुप्स बना लिए, ठीक। तो अब ये जो ग्रुप्स थे उनकी जो पर्टिकुलर स्किल थी वो आगे आगे जनरेशन टू जनरेशन पास हो गई। मतलब फार्मर का बच्चा क्या बनेगा, फार्मर, ब्लैक स्मिथ का बच्चा ब्लैक स्मिथ बनेगा, अगर कोई पढ़ाता है तो उसका बच्चा भी टीचर बन जाएगा, कोई बुद्धिज़्म करता है तो उसका बच्चा भी बुद्धिज़्म। तो मतलब जो बाप करता है वही उनका बच्चा करेगा। Often jati would get further subdivided into sub-jatis, each of which developed custom and traditions. अब क्या हुआ, जो जाति थी ये इसके बाद और डिवाइड हुआ सब जातीज में, मतलब अलग अलग इनके अंदर भी ग्रुप्स बन गए। और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपने अलग से कस्टम और ट्रेडिशन बनाए और अपनी अलग से एक तरह की इन्होंने ग्रुप बना लिया कि अब हम यही कस्टम फॉलो करेंगे, इस तरह से शादी करेंगे, ये खाना खाएंगे, इस टाइप से उन्होंने अपने ग्रुप्स बना लिए। Along with jati, there is another category of varna, a concept that emerged in from the Vedic text. तो जाति के साथ साथ एक और कैटेगरी बन गई, दूसरी कैटेगरी कौन सी थी, वर्णा की। तो आपने देखा दो कैटेगरी बन गई, जाति और वर्णा। जाति के अंदर और दोबारा डिवाइड हुआ तो सब जाति बन गई। अब वर्णा में क्या थे, देयर वर 4 वर्णास। अब वर्णास जो थे 4 थे। ब्राह्मण्स वर एंगेज्ड इन प्रिजर्विंग एंड स्प्रेडिंग द नॉलेज एंड इन परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स। आपको पता है पंडित लोग का क्या काम होता है, नॉलेज स्प्रेड करना, ज्ञान देना और आपके हवन वगैरह कराना। तो ये वहाँ पे ब्राह्मण करते थे। दूसरा कौन थे, क्षत्रियास। दे वर एक्सपेक्टेड टू डिफेंड द सोसाइटी एंड द लैंड एंड टू एंगेज इन द वॉरफेयर इफ नेसेसरी। क्षत्रिय जो था वो वॉर पे जाएगा, लड़ाई करने के लिए जाएगा। तीसरा आपका है वैश्यास। दे वर सपोज टू इंक्रीज द सोसाइटी वेल्थ थ्रू ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रेड, बिजनेस और एग्रीकल्चर। तो वैश्यास को क्या करना है, उन्हें ट्रेड करना था, बिजनेस करना था उनको, और उनको फार्मिंग करनी थी। फाइनली है शूद्रास। शूद्रास में कौन आते थे, जो लोग सर्वेंट होते थे या फिर जो आर्टिशंस होते थे, आर्ट वगैरह का क्राफ्ट का काम करते थे, वो सब आ गए आपके शूद्रास में। तो मैंने अब आपके लिए चार्ट प्रिपेयर किया है इन्हीं का, तो वो आप देखना, आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी।
ये चार्ट है, इसमें देखो एंशियंट इंडियन सोसाइटी है, दो थी, दो ग्रुप में डिवाइड हो गई थी वो, जाति और वर्ना। जाति में क्या ऑक्यूपेशनल ग्रुप था जहाँ पे अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोग थे। ग्रुप ऑफ द पीपल विद शेयर्ड प्रोफेशन स्किल कस्टम एंड ट्रेडिशन, फिर उन्होंने अपने ही कस्टम और ट्रेडिशन बना लिए। फिर वो यहाँ पे क्या होता था, इट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, अगर फार्मर का बच्चा है तो वो फार्मर बनेगा ऐसा। फिर दूसरा जो वर्ना आया वो वैदिक सोशल कैटेगरी थी उनकी। वर्ना को भी उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ब्राह्मण जो कि प्रीस्ट या स्कॉलर्स थे, क्षत्रियास जो कि लड़ाई करने के लिए जाते थे, वैश्यास जो कि उनके बिजनेस को संभालते थे, और शूद्रास जो कि उनके सर्वेंट्स थे। डोंट मिस आउट, यू मे हैव हर्ड द इंग्लिश वर्ड कास्ट। अब कास्ट क्या होता है, ऐसा हेरिडिटरी सोशल ग्रुप जिसमें लोग जन्म लेते हैं, जिसमें लोग पैदा होते हैं। जैसे अभी हमने 4 कास्ट पढ़ी, वो भी कास्ट है, ये ब्राह्मण, शूद्रास, क्षत्रियास और वैश्यास, ठीक है। नाउ इट कम्स फ्रॉम अ पोर्टुगीज वर्ड कास्टा। किससे आया ये वाला वर्ड, पोर्टुगीज वर्ड कास्टा से। जो पोर्टुगीज ट्रैवलर्स थे जो इंडिया में आए थे 16th सेंचुरी CE में, दे ट्राइड टू मेक सेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। Now, while a few scholars consider caste to refer to varnas, most take it to apply to jatis. Yet, other consider caste to refer to the whole varna jati system. तो वो कहते हैं, कुछ लोग कहते थे कि कास्ट जो है वो आपका वर्नास को रेफर करती है, लेकिन कुछ कहते थे कि नहीं ये तो जाति सिस्टम में जो है वो कास्ट है। कुछ कहते थे नहीं ये तो पूरा वर्ना जाति सिस्टम में ही कास्ट सिस्टम है। There is historical evidence, both in text and inscriptions, that in the early period individuals and communities changed their professional occupation if circumstances demanded. तो ऐसा हिस्टोरिकल एविडेंसेस भी हमारे पास और टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है, वो भी देखा गया है कि पहले ज़माने में अर्ली पीरियड में क्या इंडिविजुअल क्या करते थे, वो अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते थे, ठीक है ना। अगर कोई भी सर्कमस्टेंस हो गया ऐसा, कोई वो वाला उसका प्रोफेशन नहीं चल रहा तो वो दूसरे प्रोफेशन में आ सकता था। For instance, a long drought or some natural calamity could force a community of farmers to migrate to city and take up other occupation. तो वो कहने अगर कहीं पे एकदम सूखा हो गया, वहाँ पे बचा ही नहीं कि फार्मिंग की जा सके, तो जो फार्मर्स हैं वो अपना माइग्रेट कर सकते हैं सिटी पे और वो कोई और ऑक्यूपेशन यूज़ कर सकते हैं, कोई और काम करना शुरू कर सकते हैं। या फिर कोई जैसे ब्राह्मण्स हैं, दे वुड टर्न टू ट्रेड और इवन मिलिट्री एक्टिविटीज़। तो उधर ही कुछ ब्राह्मण जो है वो अपना वो सब पंडित वगैरह वो सब छोड़कर वो ट्रेड या मिलिट्री एक्टिविटीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं। This complex system structured Indian society, organized its activities, including economic ones, and therefore gave it some stability. तो कहने का मतलब ये है कि अगर उस टाइम पे कोई बंदा शूद्र था, तो अगर वो चाहे कि नहीं मुझे तो ये, उसका बेटा चाहे कि नहीं पापा मैं ये वाला सब काम नहीं करूँगा, मैं किसी का सर्वेंट या आर्टिशन नहीं बनूँगा, मुझे तो आपका मिलिट्री में जाना है, तो वो मिलिट्री में जा सकता है। तो वो अपनी ऑक्यूपेशन अपनी मन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है, या फिर अगर कहीं किसी के पास पैसा नहीं है तो वो दूसरे काम में जा सकता है। तो इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम की वजह से उनके पास स्टेबिलिटी आई, है ना। उनका जो वर्ना था वो चेंज हो जाता था उनकी ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। तो उसमें इस तरीके का नहीं था कि अगर तुम शूद्र हो तो तुम शूद्र, या अगर तुम्हारा बच्चा धोबी है और तुम भी धोबी हो तो तुम्हारे बच्चे को भी धोबी ही बनना पड़ेगा। तो ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं था। इन टाइम however the system became rigid and led to inequalities and discrimination toward the lower जातिस। अब हुआ क्या, धीरे धीरे सिस्टम रिजिड हो गया। उन्होंने कहा नहीं इस तरीके से तुम अपना वर्ना वगैरह चेंज नहीं कर सकते, अगर तुम शूद्रा हो तो तुम शूद्रा ही रहोगे। तो इस टाइप की बातें होने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनइक्वालिटी आ गई, राइट। सिस्टम रिजिड हो गया और इनइक्वालिटीज़ आ गई, डिस्क्रिमिनेशन होने लगा लोअर जातिस के साथ, और सम कम्युनिटीज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वर्ना जाति सिस्टम, और कुछ कम्युनिटीज़ को तो एक्सक्लूड भी कर दिया इस पूरे सिस्टम से, ठीक है। सो दिस प्रोसेस विल बी स्टडीड इन हायर ग्रेड। तो हम हायर ग्रेड में जाकर इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अब द वर्ना जाति सिस्टम हैज़ हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी एंड जनरेशन ऑफ स्कॉलर्स हैव स्टडीड इट्स काउंटलेस एस्पेक्ट्स। तो वो कह रहे हैं इस वर्ना जाति सिस्टम की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा हमारी इंडियन सोसाइटी पे, और तो जो स्कॉलर्स थे वो जनरेशन टू जनरेशन आए, ठीक है, सब ने इस चीज़ को स्टडी किया कि किस तरीके से इस वर्ना जाति सिस्टम ने इंडियन सोसाइटी को इम्पैक्ट किया है। देयर इज़ अ ब्रॉड अग्रीमेंट दैट द सिस्टम वॉज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, मोर फ्लेक्सिबल इन पर्टिकुलर इन अर्ली पीरियड्स एंड बिकेम मोर रिजिड। तो वो कहना चाह रहे हैं कि जो पहले था सिस्टम वो वहाँ पे बहुत फ्लेक्सिबल था। उस समय जो शूद्र थे वो मिलिट्री में जा सकते थे, या जो ब्राह्मण था वो भी कोई दूसरा काम कर सकता था,
तो वहाँ पे पूरी फ्लेक्सिबिलिटी थी, लेकिन धीरे धीरे ये सिस्टम जो होता गया वो रिजिड होता गया जिस विद द पैसेज ऑफ टाइम, इन पर्टिकुलर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ये सब कब हुआ? जब ब्रिटिशर्स आए थे हमारे इंडिया में, उन्होंने जब राज किया था तब ये चीज़ें ज़्यादा इनइक्वल हो गई थी, क्योंकि उनका तो काम ही यही था डिवाइड एंड रूल का। Let us also keep in mind that while Varna Jati has been an important mechanism at work in Indian society, it is not the only one. मतलब वो कह रहे हैं वर्णा जाति सिस्टम उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन केवल यही एक सिस्टम नहीं था, और भी बाकी सिस्टम थे। देयर हैव बीन मैनी अदर, सम ऑफ विच वी विल एक्सप्लोर लेटर। और भी थे जिसको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, स्पेशली इन द थीम आर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशन। तो ये चैप्टर अभी आपका आगे आएगा, उसमें हम बाकी की चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इतनी जानकारी अपने पास रखो। नाउ थिंक अबाउट इट। इनइक्वालिटीज विद इन सोसाइटी कैन एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म्स। तो इनइक्वालिटी जो है सोसाइटी में बहुत सारी फॉर्म्स में, बहुत सारे तरीके से बाहर दिख सकती हैं आपको। हैव यू एनकाउंटर्ड एनी इंसिडेंट वेयर यू or anyone you know might have been made to feel different from others? Do you think equality is desirable in a society? If so, why? तो आपने कभी देखा है कि आपके साथ या किसी और के साथ आपके सामने ही इनइक्वल बिहेवियर हो रहा? हाँ, सोसाइटी में कैसा होता है, जैसे मान लो आप आए, आप अपनी कार के अंदर आए, आपने हॉर्न बजाया तो उस वॉचमैन ने दरवाज़ा खोल दिया और आपको सलाम किया, नमस्ते किया, आप अंदर आ गए। ठीक, वहीं एक बेचारी मेड आई जो पूरा दिन भर लोगों के घर में काम करती है। ठीक, अब वो जब आई तो वॉचमैन ने उसको कुछ भी सलाम वगैरह नहीं किया, तो ये क्या हो गई? इनइक्वालिटी हुआ। क्यों? क्योंकि वो पुअर थी तो उसको उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जो कार में आ रहा था उस पर ध्यान दिया। तो इस टाइप के सिस्टम होते हैं। डू यू थिंक इक्वालिटी इज डिजायरेबल इन अ सोसाइटी? क्या आपको लगता है इक्वालिटी होनी चाहिए सोसाइटी में? इफ़ सो वाई? हाँ, इक्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए सोसाइटी में। अदरवाइज वहाँ जहाँ भी आप किसी को इनइक्वली ट्रीट करते हैं तो दूसरे वाले इंसान के मन में गलत भावना आ जाती है। इसकी वजह से उसके मन में जेलस या अलग अलग तरह की भावना आएंगी जो अच्छी चीज़ नहीं है। ओके, हैव यू केम अक्रॉस द पीपल और इनिशिएटिव्स दैट लेसन द इनइक्वालिटीज़? आपने कभी ऐसे लोग अपने अराउंड देखे हैं जो कि इनिशिएटिव लेते हैं कि इस तरह की इनइक्वालिटीज़ ना हो? चलो अब हम आगे चलते हैं। डेवलपमेंट्स एल्सवेयर इन इंडिया। इन दिस फर्स्ट मिलेनियम BCE, important communication routes opened up for the purpose of trade, pilgrimage, military campaign, etc. मतलब इस फर्स्ट मिलेनियम में क्या हुआ, जो बहुत सारे कम्युनिकेट करने के लिए रूट्स थे, जो रास्ते थे वो खुल गए। ठीक है, किस चीज़ के लिए खुले? ट्रेड करने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, पिलग्रिमेज के लिए, कि लोग आए और जैसे पिलग्रिमेज बताया था ना मैंने क्या होता है, लोग आते हैं और धार्मिक स्थलों को विजिट करते हैं। मिलिट्री कैंपेन्स, कुछ मिलिट्री कैंपेन्स हुई, उनके लिए नए नए रास्ते खोले गए। तो उनमें से दो रास्ते बहुत इंपॉर्टेंट थे जिसको बोलते हैं उत्तरापथ और दक्षिणापथ। उत्तरापथ मतलब जो नॉर्थ में था, नॉर्थ से रास्ता खोला गया था, और दक्षिणापथ मतलब जो कि साउथ की तरफ से, दक्षिण डायरेक्शन से आपका रास्ते खोले गए थे। द फर्स्ट कनेक्टेड टू द नॉर्थ वेस्ट रीजन टू द गंगा प्लेन्स। तो जो फर्स्ट रास्ता था हमारा उत्तरापथ का, इस मैप में दिखाती हूँ, जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है ना ऊपर पाथ, वो है उत्तरापथ। ठीक है, इसको हम गौर से देखते हैं, ऊपर नॉर्थ है और आपका लेफ्ट में वेस्ट है। तो ये नॉर्थ वेस्ट रीजन, जो इसके बीच में रीजन आता है वो नॉर्थ वेस्ट है, जहाँ आपको तक्षशिला नज़र आ रहा है। वहाँ से ये उत्तरापथ जो है वो शुरू हुआ और पूरा ईस्टर्न इंडिया तक वो गया। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा राजगिरा और ये अयोध्या, ये पूरा क्रॉस करके या गंगा प्लेन्स को क्रॉस करके ईस्टर्न इंडिया तक गया। ये पूरा उत्तरापथ था। ये वाला रास्ता उन्होंने पहला वाला खोला था। इस रास्ते से लोग आए थे ट्रेड करने के लिए, पिलग्रिमेज करने के लिए, और आपका जो भी मिलिट्री कैंपेन्स के लिए यहाँ से आए थे, नॉर्थ वेस्ट रास्ते से। ठीक है, और जो सेकंड कनेक्शन था, सेकंड स्टार्टेड फ्रॉम कौशाम्बी नियर प्रयागराज, देन अ कैपिटल ऑफ one of the Mahajanpadas, and cross the Vindhya range of hills to proceed all the way south. We will return to these routes when we explore the formation of empires. तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, येलो कलर से जो आपको दिख रहा है ये दक्षिणापथ है। ये प्रयागराज से शुरू हुआ था, ये कौशाम्बी से शुरू हुआ था जो कि प्रयागराज के पास है, और फिर ये पूरा आपका ये विदिशा और उज्जैनी और ये सब क्रॉस करता करता साउथ की तरफ चला गया। ठीक है, तो ये हमारा जो येलो कलर से ये हमारा दक्षिण पथ है, और ऊपर मैंने ग्रीन कलर से आपको दिखाया था कौन सा, उत्तरापथ। ठीक है, तो ये दो रूट्स उन्होंने खोल दिए थे ट्रेड कम्युनिकेशन वगैरह के लिए। अब हम आगे चलते हैं। वी विल मैनी लेटरल रोड्स ऑल्सो कनेक्टेड विद अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया
स्पेशली द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑन द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न कोस्ट। तो बहुत सारी लेटरल रोड्स भी कनेक्ट हो गई थी अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया के साथ। कहाँ से? जो वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर पोर्ट्स बने हुए, वो बहुत अच्छा सेंटर था ट्रेड के लिए, वहाँ से बहुत एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जाता था, बिजनेस किया जाता था। इन द ईस्टर्न रीजन मेजर सिटीज इमर्ज सच एज शिशुपालगढ़, जिसे आज हम सिसुपालगढ़ पार्ट ऑफ भुवनेश्वर मानते हैं। तो ईस्टर्न रीजन में क्या हुआ, बहुत सारी सिटीज इमर्ज हुई, जैसे कि आपका शिशुपालगढ़, और आज का वो क्या है, भुवनेश्वर का ही एक पार्ट है। विच वॉज द कैपिटल ऑफ कलिंगा रीजन। एक टाइम पे वो कलिंगा रीजन की कैपिटल थी। एंड फॉलोड अ स्ट्रिक्ट स्क्वायर ग्राउंड प्लान विद इम्पोजिंग फोर्टिफिकेशन एंड ब्रॉड स्ट्रीट्स। तो वहाँ भी उन्होंने उसी तरीके का आर्किटेक्चर था उनका, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी दीवारें खोदी हुई थी, बनाई हुई थी, और वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दीवारें थी, ठीक है, जिससे कि दुश्मन अटैक नहीं कर पाए। तो ये आपको मैप दिखा रही हूँ मैं, ये शिशुपालगढ़ का। तो ये आपको जो डार्क ग्रे एरिया दिख रहा है, इस तरफ है ये शिशुपालगढ़ पहले था, और अब ये पार्ट ऑफ भुवनेश्वर ही है। यहाँ आपको शिशुपालगढ़ दिख रहा होगा, राइट। In the subcontinent southern region, cities began emerging from about 400 BC। तो अब हुआ क्या, सर्दर्न रीजन में क्या हुआ, नई नई सिटीज इमर्ज होने लग गई फ्रॉम अराउंड 400 BC। Although recent excavation claim to find some sign of commercial activities going further back। लेकिन जो एक्सकेवेशन खुदाई से हमको क्या सबूत मिले हैं वहाँ पर, कि वहाँ पर रिसेंट एक्सकेवेशन हुई है, दोबारा से खुदाई हुई है, जिसकी वजह से हमें साइंस ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ भी मिली हैं गोइंग फर्दर बैक। ठीक है, बहुत सारी वहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हुई होंगी। अब ये इमेज देखो आप, ये शिशुपालगढ़ की है, जो कि आज का सबब है भुवनेश्वर में। इट वॉज फर्स्ट एक्सकेवेटेड इन 1948 को इस पर खुदाई की गई थी। वन ऑफ द गेटवेज इनटू द सिटी थ्रू द फोर्टिफिकेशन द मोट फुल ऑफ वाटर इज विजिबल आउटसाइड द गेटवे। तो आपको दिख रहा होगा ये मोट बनाया हुआ है बाहर, जो फोर्टिफिकेशन के बाहर हम पानी का बड़ा सा गड्ढा खोद के पानी डाल देते हैं, वो भी आपको उधर की तरफ दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे छोटे छोटे दरवाजे लगाएं ताकि वो लोगों का मूवमेंट ट्रैक कर सके, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बड़े बड़े दरवाजे होंगे तो कौन कहाँ से जा रहा है कुछ समझेगा ही नहीं। चलो अब हम पढ़ते हैं। अराउंड दिस टाइम 3 किंगडम्स इमर्ज, द चोलास, द चेरास एंड द पांड्यास। इस टाइम पे 3 किंगडम इमर्ज हो चुके थे। कौन कौन से? चोलास, चेरास एंड पांड्यास। थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ क्या चोलास थे। चोलास क्या थे? ये तीनों जो थे, चेरास एंड पांड्यास, दे वर 3 इंपॉर्टेंट किंगडम इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट मिलेनियम BC। उस टाइम के भी ये 3 इंपॉर्टेंट किंगडम्स हुए, और ये कौन से टाइम में हुआ? 400 BC एंड लेटर। ठीक, अब चोलास कौन थे? ये कहाँ रहते थे? नॉर्दर्न तमिलनाडु में एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश में, उस तरफ रहते थे ये लोग, और इनकी कैपिटल थी उरेयूर। ठीक है, उरेयूर, और नोन फॉर स्ट्रॉन्ग नेवी, ट्रेड एंड अदर रीजन्स, टेम्पल बिल्डिंग, इन सब चीज़ों के लिए ये लोग फेमस थे, जो चोलास थे। अब आता है हमारा चेरास। ये कहाँ थे? ये केरला में थे एंड वेस्टर्न तमिलनाडु में थे, ये इनका रीजन थे, और कैपिटल क्या थी? वांची, और आज हम उसको क्या बोलते हैं? कोंडेनागल्लूर। ठीक, अब आए हमारे पांड्यास। ये किस रीजन में थे? सदर्न तमिलनाडु में थे, उसकी कैपिटल मदुरई थी, और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट थे? दे वर नोन फॉर द संगम लिटरेचर एंड आपका पैट्रनेज ऑफ तमिल पोएट्स एंड स्कॉलर्स। जो तमिल पोएट्स वगैरह थे उनका पैट्रनेज के लिए ये लोग इम्पॉर्टेंट थे। ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, टाइमलाइन कवरिंग द पीरियड फ्रॉम 1900 BC टू 300 BC। आपको मैंने ऑलरेडी सब समझा दिया है। ये ऊपर देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इधर जनपदास, फिर महाजनपदास आए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे। ये क्या दिखाया हुआ है? शेल एंड जेमस्टोन्स इंडस्ट्री एट द साइट ऑफ कोदुमल नियर तमिलनाडु। तमिलनाडु के पास ही जगह है जहाँ पे ये सब मिले। चलो अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये आपको शेल्स वगैरह देख लिया आपने। अपार्ट फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस द मोस्ट एंशियंट तमिल लिटरेचर मेंशन दोज किंगडम्स एंड सेवरल ऑफ द किंग्स। तो सबसे एंशियंट, सबसे पुराना जो तमिल का आपका लिटरेचर है ना, उसके अंदर ये सब के बारे में दिया हुआ है, चोला, चेरा और पांड्यास के बारे में। Because the southern region are rich in resources such as precious and semi-precious stone, gold and spices, they profitably traded not only with the rest of India but with the kingdoms and the empire overseas। तो वो कह रहे जो साउथ वाला रीजन था वो बहुत डेवलप हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज थे, वहाँ पे गोल्ड था, स्पाइसेस थे, मतलब मसाले थे, और उन्होंने इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ट्रेड किया और उनको बहुत प्रॉफिट भी हुआ। तो वो साउथ के एरिया जो थे वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए, और उन्होंने ट्रेड सिर्फ इंडिया के साथ नहीं किया, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ भी किया।
In 300 or 200 BCE, almost the entire subcontinent, including regions in the northeast, was one vibrant interconnected land. तब हुआ क्या, जो पूरा 200 BC में पूरा कॉन्टिनेंट जो था, इंक्लूडिंग द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन दिखाया था आपको, वॉज वन ऑफ द वाइब्रेंट इंटरकनेक्टिंग लैंड. वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड होने लग गया, वो बहुत अच्छे से हर जगह से वो कनेक्ट कर जाती थी. गुड्स एंड कल्चर्स ट्रैवल्ड फ्रॉम रीजन टू रीजन. तो आपका जो सामान था और एक दूसरे का ट्रेडिशन वगैरह था, वो एक से दूसरी जगह पे ट्रैवल किया. एंड ऑफन बियॉन्ड इंडिया टू पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया. तो वो इंडिया को छोड़, इंडिया में तो किया ही, उसके बाद सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया में भी उसका वो पूरा का पूरा प्रचार हुआ हर रीजन में. अबाउट द सेम टाइम द महाजनपदास सीज टू एग्जिस्ट. उस टाइम पे क्या हुआ, जो महाजनपदास वगैरह थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, वो रह ही नहीं गए. लिविंग द प्लेस टू फ्रेश डेवलपमेंट डैट वर ऑनगोइंग टू रीशिप द इंडिया. तो उसके बाद क्या हुआ, नई नई डेवलपमेंट हुई इंडिया में, जिसकी वजह से उसका प्रॉपर एक मिल गया बाद में कि भाई इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, उसकी वजह से आपका इंडिया जो है वो रीशेप हो गया, नया इंडिया बन गया, सेकेंड अर्बनाइजेशन आ गया. बिफोर वी मूव ऑन, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं. फ्रॉम द एंड ऑफ सेकेंड मिलेनियम BCE, जनपदास रोज इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया. दे वर स्मॉलर स्टेट्स विद राजा एट द हेड टेकिंग काउंसिल फ्रॉम एन असेंबली ऑफ एल्डर्स. पूरा समझा दिया हमने पॉइंट को. दूसरा, द 16 महाजनपदास, 16 महाजनपदास थे, वर द फर्स्ट ऑर्गेनाइज स्टेट्स ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम BC. वो ही पहले ऑर्गेनाइज स्टेट्स थे, ठीक है, इस BCE के. दे विटनेस द सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया. उन्होंने इस चीज़ को देखा है. विच स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द गंगा रीजन से वो सारी डायरेक्शन में फैला, ऑल द वे टू द साउथ इंडिया तक गया. बाय 300 BCE और सो द महाजनपदास सीज टू एग्जिस्ट. और 300 BC में जो महाजनपदास थे वो खत्म हो गए, वो नहीं रहते, अब एग्जिस्ट नहीं करते थे. In the same period, a vast network of roads connected north and south, east and west, and eventually all regions of the subcontinent. तो धीरे धीरे उसी टाइम पीरियड में क्या हुआ, बहुत स्ट्रांग नेटवर्क बन गया आपका रोड्स का, जिसने नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट किया, ईस्ट को वेस्ट से किया, और सारे रीजन्स होते वापस में इंटरकनेक्ट हो गए, प्रॉपरली ट्रेड होने लगा. पीपल, गुड्स, आइडियाज एंड टीचिंग ट्रेवल्ड अलॉन्ग ऑल दोज रोड्स. अब रोड्स बन गई तो ट्रैवल करना आसान हो गया, लोग एक दूसरे से दूसरी जगह पे जाते थे, वहाँ पे ट्रेड करते थे, प्रीचिंग्स जो फैलाते थे, सब कुछ करते थे, ठीक है. इसके साथ हमारा ये चैप्टर बेटा ख़त्म होता है, और अब हमें इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स करने हैं. क्वेश्चन एंड आंसर्स बेटा मैं आपको दूसरे चैप्टर में पढ़ाऊंगी, क्योंकि फ़िलहाल ये बहुत लंबा हो चुका है लेक्चर. इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे. पार्ट 3 इस वीडियो का आएगा, ज़रूर से चेकआउट कर लेना. और मेरी बात सुनो बच्चा, आप हमेशा नोट्स करते हो. अगर आपने एक बार चैप्टर क्लीन अच्छे से पढ़ लिया ना, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी. और अपनी बुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मार्क करते रहा करो, वही नोट्स होते हैं बेसिकली आपके. फिर भी आपको अलग से नोट्स चाहिए तो मैं आपको कुछ टाइम के बाद वो दे दूँगी, ताकि आप एग्ज़ाम में ईजिली रिवाइज कर सकें. और तब तक के लिए आप साइंस और हिंदी की वीडियोज़ भी ज़रूर चेकआउट कर लेना, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है. चलो, टेक केयर.